हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप तो मेरे इकोनॉमिक्स के चैंपियंस हो, इसीलिए आज मैं लेक्चर नहीं पढ़ा के आपको स्ट्रेटजी सिखाने आया हूँ इकोनॉमिक्स की। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन को कुछ पढ़ना थोड़ी नहीं है, हमको सिर्फ सीखना है यहाँ पे कि जो CUET का पेपर बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, उसका सिलेबस कैसा है और पास्ट ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। ठीक है, कितना इजी है कितना मुश्किल है, ज़रा ऐसे देखते हैं। अच्छा बच्चों, मेरा एक मानना है कि जब आप 11th और 12th पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम पे CUET के MCQs को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। उसका कुछ रीज़न है भाई, उसका रीज़न है सिलेबस। ठीक है, ज़रा सिलेबस पे ध्यान दें। इसके बच्चे जो सिलेबस है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें 2 यूनिट्स आ रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब वो 2 यूनिट डिमांड, इलास्टिसिटी, इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है 5 यूनिट, ठीक है, मतलब मैक्रो तो पूरी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एक प्रकार से पूरा ही हो गया। ठीक है, देखिए बच्चे, अभी जो एग्ज़ाम हुई उसमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था, जबकि 50 क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। ठीक है, अब आप एक बात सोचो, 10 क्वेश्चन की फिर भी आपके पास चॉइस होती है लीव आउट करने की। देखिए भाई, ऐसा पॉसिबल है नहीं। देखो, इसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप 40 से कम मार्क्स लाके दिखाएं, 40 क्वेश्चन से कम सही करके दिखाएं। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, नोट्स को पढ़ रहे हैं, आप लेक्चर भी देख लेते हैं ना, तो भी मैं इस बात को मान नहीं सकता कि आपके सारे सही नहीं हो रहे हैं। मतलब हमारे लेक्चर्स से आपको एक पर्सनल गारंटी मिल रही है। ठीक है, और ये ऐसी वेग नहीं है कि हमने ऐसे गारंटी दे दी। 40 क्वेश्चन क्या पूरे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, लेकिन सारे करने नहीं है आपको, करना तो 40 ही है ना। ठीक है, चॉइस है ना आपके पास। मेरा कहने का मतलब ये है, थ्रू यूनिमॉन्क हर फैकल्टीज से आपके इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे कि अगर आप आपने टारगेट किया है किसी बेस्ट कॉलेज में जाने का, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं अपने इकोनॉमिक्स में 100% आपके मार्क्स दिलवा सकता हूँ, मतलब एक भी गलत नहीं होगा CUET में। ठीक है, तो फुल आ सकते हैं। फुल आने के लिए स्ट्रेटजी को समझते हैं हम लोग, क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिलेबस है ये क्या है माइक्रो का। ठीक है, तो माइक्रो की बुक तो आप जानते हैं, प्यारी सी NCERT की है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, आप संदीप गर्ग पढ़ रहे हैं, VK ओरी पढ़ रहे हैं, लेकिन NCERT को स्टक करना है। ठीक है, NCERT को आपको रीडिंग करना है, क्योंकि इस बार जो कुछ क्वेश्चंस बने हैं उसमें NCERT का प्रभाव दिखा है। हालांकि आप बोलोगे सर वो संदीप गर्ग में भी मिला था मेरे को, VK ओरी में भी मिला था, TR जैन में मिला था, देखो वो सब मिल सकता है, लेकिन ये क्रिस्प नोट है। तो आप ये सारी बुक्स को नहीं करना चाहते और आप चाहते CUET का, तो मेरे नोट्स को कर लेना, उसमें सारी बुक को इनकलकेट कर ही दिया गया है वैसे भी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, उसके जो MCQs पैटर्न के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लो, वो भी काफ़ी है आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो आपको पता चले यह पहला चैप्टर है। सेंट्रल प्रॉब्लम है, तो भाई PPC तो खुद ही से पढ़ लेना, भले वो लोग लिखें या ना लिखें। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम को आप बिना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट हो गया कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक है, डिमांड है बच्चे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और डिमांड है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पता ही है, और डिमांड भी। देखिए इसमें 1 और 2 कॉमोडिटी दोनों आ रही है। ठीक है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर में कुछ लोग बोल रहे थे 2 कॉमोडिटी नहीं आ रही है बोर्ड एग्जाम में, तो हम नहीं करते, CUET के लिए करना है। ठीक है, अच्छा बच्चे, डिमांड में देखो सारा ही है, इलास्टिसिटी है, और इलास्टिसिटी में एक्सपेंडिचर मेथड भी है, जो नॉर्मली नहीं कराया जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड नॉर्मल फॉर्मूले से करते हैं हम लोग। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मेथड भी है, तो इस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा CUET के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माइक्रो का देखा क्या क्या आ सकता है। जरा एक क्वेश्चन देखना, इलास्टिसिटी से कैसा आ रखा, कितना आसान क्वेश्चन है। विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बर्गर्स बाई 22%, इट्स डिमांड फॉल्स बाई 25%। दिस इंडिकेट द डिमांड फॉर बर्गर इज। देखो बच्चे, कह रहा है कि प्राइस बर्गर्स का इंक्रीज हो रहा है 22% से, डिमांड फॉल कर रही है 25% से। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही है भाई हमारे पास फॉर्मूला। जी सर यही है भाई। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितनी है 25%, एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 22। आंसर आप बताना क्या आएगा, एक से बड़ा आएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही बताओ, जब न्यूमरेटर में वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा होती है, तो आंसर जो आता है वो एक से बड़ा होता है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो एक से बड़ा इलास्टिसिटी अगर एक से बड़ी कब आती है भाई, जरा बताओ, जब इलास्टिक होता है। इलास्टिक इसका आंसर हो जाएगा। देखो परफेक्टली इलास्टिक इसका आंसर नहीं होगा, पहली बात।
क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक में याद है, ये देखिए ये फिगर बनता है जब इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। यार इलास्टिसिटी की वैल्यू इतनी भी बड़ी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं देख रहे हैं कि इलास्टिसिटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। ऐसे सोचो परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो हो जाता तो समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी, उस केस में परफेक्टली इलास्टिक लिखते हैं ना। नॉर्मल केस में क्यों लिखोगे, इसमें सिर्फ इलास्टिक लिखोगे, ठीक है। और ये इन इलास्टिक को यूनिटरी तो एकदम ही पता चल रहा था हम लोगों को, अगर कंफ्यूज होते भी तो परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक के बीच में होते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए जी आगे का देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने एक आपको प्रश्न इसमें दिखा दिया कि किस प्रकार का आया है इसमें। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेसे इनकम है सबसे पहले चैप्टर, और नेसे इनकम अगर आ गया है तो आप एक बात के लिए प्रिपेयर रहिएगा, यहाँ से जितने भी डिटेलिंग के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे बन सकते हैं। किस चीज़ को इंक्लूड करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जीडीपी में क्या इंक्लूड होगा, ये सब क्वेश्चंस भी अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और जो फॉर्मूलेज है, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस आया किस तरीके से था, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आया भी है या नहीं आया है। देखिए पहले क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो भाई करेक्ट नहीं है तो इसमें अब आप देखो, ठीक है, आपको क्या करना है, स्टार्ट किया, ए ऑप्शन उठाया, NNP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू GNP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन। देखो भाई अगर आप डेप्रिसिएशन GNP में ऐड करोगे, भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऐड करने से कुछ नहीं होता, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तब नेट आता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं NDP एट मार्केट प्राइस, NDP एट मार्केट प्राइस इक्वल्स टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस NFI है। बात तो सही है, अगर NFI आप माइनस करते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, NNP का मतलब क्या है, नेट नेशनल, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल के अंदर से आप NFI माइनस कर दीजिए तो डोमेस्टिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो करेक्ट आ रहा है, ठीक है, बाकी सभी करेक्ट है, तो बी ऑप्शन को करेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बोल क्या रहा है, नॉट करेक्ट, ये ध्यान रखना, ये तो करेक्ट हो गया। आगे भी देख लो ऑप्शन, वैसे मेरे को आंसर पता चल गया है कौन सा है। NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू NDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, करेक्ट बात है ये, ठीक है। डी GDP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NDP एट, देखो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड अगर करोगे तो जी पे पहुंच जाओगे, ये भी करेक्ट है। भाई इनकरेक्ट कौन सा था, भाई पहले वाला ही था। वैसे हम लोग को पहले में ही आंसर पता चल गया था क्या है, ठीक है, हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। बेटा अगला टॉपिक जो दिख रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनेंगे, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। इसके अंदर APC APS MPC MPS आता है, जिसपे न्यूमेरिकल बनना ही बनना है एग्जाम में। आप देख लेना एक न्यूमेरिकल इससे ही होगा। भाई क्यों, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटे से क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन, वो बड़े वाले तो नहीं होंगे कि बड़ी बड़ी इक्वेशन बोल दे इसको सॉल्व करो, हमारे पास तो टाइम भी नहीं होता उतना। तो ये APC APS के साथ MPC MPS के साथ खेलेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन देके, ठीक है। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। लेक्चर्स में ऑलरेडी इतनी चीज़ें बता दी गई है MPC और MPS के बारे में, टॉपिक से हट के भी। रिमेंबर MPC डेवलपिंग नेशन में ज़्यादा होता है, डेवलप में कम होता है, कौन कौन सी स्कीम्स में MPC का प्रभाव होता है गवर्नमेंट स्कीम्स में, ये सब चीज़ें रिलेट करके आपको पढ़ाई गई इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। हमने इकोनॉमिक्स को रॉ नहीं रखा है कि जो बुकेस है वही पढ़ ले, उसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश किया हूँ कि सो दैट आप पॉलिसी को डिस्कस कर सके कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ क्यों रहे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आते हैं सीजनल वगैरह, ठीक है, वो सब अपन को कर लेना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में तो फॉर्मूला लगता है, और फॉर्मूला वाला क्वेश्चन वो छोटा वाला है, डेल वाई बाई डेल आई, ठीक है, K इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये अपन को करना होगा। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की जो प्रॉब्लम है उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, कुछ फिस्कल पॉलिसी है और कुछ मॉनेटरी पॉलिसी है, राइट। इस पे क्वेश्चन बनने वाला है, कैसे सही किया जाता है वो वैसे नीचे भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब जरा देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। सबसे पहले ये देखो क्वेश्चन कैसा आ रखा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको पता है APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो बेटा APC पूछ रहा है जब APS 0 होगा, तो APS 0 हो गया, तो APC क्या होगा बताओ, 1 हो जाएगा। बहुत इजी है, इसको देख के भी कर सकते हैं, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको बोला ना ये छोटे वाले क्वेश्चन बड़े आसान हो गए। अब एक क्वेश्चन ये देखो कि कंजम्पशन लिखा मैंने, बेटा ये इक्वल टू है, ठीक है, C इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y, एज वी नो दैट कंजम्पशन फंक्शन इज नथिंग बट C बार प्लस स्मॉल cy, ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो C बार प्लस by, वेयर इज C एंड B इज नथिंग बट MPC, राइट। ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है। इसमें मुझे MPC पता चल गया और कंजम्पशन पता चल गया।
बेटा सेविंग फंक्शन का जो फॉर्म है वो ऐसा है ना, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। बेसिकली 1 माइनस बी क्या होता है, एम पी एस होता है। आपको पता होगा एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू 1 होता है, और एम पी सी यहाँ पे 0.75 है, तो एम पी एस 0.25 आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले 0.25 वाला आंसर एक ये है, एक ये है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसमें एक ऑप्शन को करेक्ट कर लो, ठीक है। जैसे ए वाले ऑप्शन को करेक्ट कर लो, यहाँ पे -100 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे -100 लिखा हुआ है, यहाँ 100 नहीं है, ये -100 है, ठीक है। तो हमारा आंसर यही होगा, क्योंकि आपको पता है ना कंजम्पशन, देखो जब कंजम्पशन 100 है, ये 100 क्या बता रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन बताता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है, जब इनकम 0 होती है तो जो कंजम्पशन होती है इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। वो सेविंग को क्या करता है, नेगेटिव करता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव तुमको दे रहा है, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ा सा गलत हो गया, तो पहली बात ये तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन वैसे भी, और 0.75 एमपीसी तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें और इसमें हमको चयन करना है, और मैं कह रहा हूँ इसमें नेगेटिव लिखा, तो नेगेटिव वाला इंपॉर्टेंट होता है, हमको पता ही ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट एमपीसी, कौन सा फैक्ट करेक्ट है एमपीसी के बारे में। यार एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, हमको पता ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एमपीसी, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। ये बहुत जल्दी हम लोगों ने कर दिया, ये सब चीजें तो है ही नहीं, गलत है। इफ द इनकम इज 400 करोड़ एंड कंजम्पशन इज 250 करोड़, व्हाट विल बी द एपीसी। भाई एपीसी, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है भाई। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी बाई वाई, ठीक है। कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन बच्चे 250 और इनकम क्या है 400, ठीक है। आप इसे सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। देखिए सॉल्व ऐसे करिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, ठीक है। अब 5 से दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 के टेबल में ये गया 5 एंड ये 8, ठीक है। अब 8/5 को डिवाइड करके देख लो आप, ठीक है बेटा। 8 6 देखो सबसे पहले तो आपको 0 उतारना ही पड़ेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक है। 8 6 48 होता है। चलो ये 6 वाला 3 ऑप्शन दिख रहा है, क्या बात है। फिर यहाँ पे 2 आया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 उतारोगे। अब बताओ क्या करना चाहिए हमको, 6। इसके बाद देखो क्लोज कौन सा दिख रहा है हम लोगों को, इसके बाद 6 16 4, 0.625 आंसर आ रहा है। क्लोज हमको इसमें मार्क करना होगा, 0.63 मार्क करना है। जब भी 5 आता है तो हम लोग उसके आगे बढ़ जाते हैं, हमको पता होगा मैथ्स में, ठीक है। आप खुद भी सोचो क्या करते हैं आप एग्जाम में, 0.63 करते, इसको तो नहीं करते, इसको भी नहीं करते इतने आगे को, ठीक है। फिर मनी एंड बैंकिंग है, और मनी एंड बैंकिंग में क्वेश्चन जो आ रहा है वो है, अब ये जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो गया क्वेश्चन, एक बार गौर करो इसको। ये देखो, इसके बाद वाला देखो, इसके बाद वाला देखो। ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है लास्ट वाला और ये वाला, ये कोट बेस्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको कोट बोल लो या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिला है तुमको, और किसी किसी बुक में सर बोल रहे हैं नहीं मिला है, और फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। अब क्या करें, देखो इसके लिए एक नोट्स, जो मेरा एक टॉपिक है उसमें एक नोट्स मिलेगा तुमको। उसमें क्या होगा कि जितने भी कोट्स है, जितने भी स्टेटमेंट्स है, भाई बुक में है वो नहीं कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा और इकोनॉमिक्स के है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो आपके ध्यान में नहीं होगा, ठीक है, उससे मैं इनकलकेट कर दूंगा, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएगी। एक लेक्चर भी रिकॉर्ड होगा, सारा का सारा रिवीजन हो जाएगा, और एक नोट्स जो मिलेगा उसके अंदर भी होगा। आपको बस पॉइंटर उसमें होगा, ठीक है। आपको बस याद करते जाना है। आप ऐसे समझो कि मैं आपको 30 लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स बना के दे दिया, उसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब जो कोट्स है ना, ये पहले से ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये गिवन थी बहुत सारी जगह पे, हम ध्यान नहीं देते थे पहले, अब आपको ध्यान देना है। तो ये स्ट्रेटजी वीडियो में क्या सिखाया जा रहा है, ये नहीं सिखाया जा रहा है बेटा पढ़ना कैसे है, ये कैसे करना, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ठीक है। ये सब फालतू की बातें हैं, और तुम जानते हो कि मैं ये सब बातें करता नहीं हूँ। तुम मेरे अगर लेक्चर लोगे तो मैंने क्या बोला है, हमको फुल मार्क्स लाना ही लाना है, ठीक है। अपन को DU में इको ऑनर्स में पहुँचना है कैसे भी करके। जो इको ऑनर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं भाई, अच्छे परसेंटेज चाहिए, ठीक है, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में वर्क करना पड़ेगा। और जो नहीं भी ट्राई करे, जिनको फुल मार्क्स चाहिए, किसी भी कोर्स में जाना है, तो मेरा बस ये कहना है बच्चे, आप सपोज BA ऑनर्स में जाते हैं, पॉल साइंस ऑनर्स में जाते हैं, आप इकोनॉमिक्स ले लिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने साइड से ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप इकोनॉमिक्स को जरूर ऑप्ट करोगे वहाँ पे एंट्रेंस देने के टाइम में, क्योंकि आपको पता होगा कि भाई इकोनॉमिक्स में तो मार्क्स मिल जाएंगे हमें फुल, ठीक है। तो वही सारी प्लानिंग के बाद ये सब चीज़ें जो हो रही है एग्जाम में, जो हम देख रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं,
इस पे आपको पैनिक नहीं करना है, वो हम डील कर लेंगे उसको, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने क्या बोला 40 आपके हाथ में होंगे, ठीक है। और आप एक बात सोचो, वैसे ही ऑप्शन था, अगर आपको ये नहीं भी आता बाई चांस एग्जाम में तो आप इसे लीव कर देते, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट थोड़ी नहीं करना, हीरो तो बनना नहीं हम लोगों को, ठीक है। इस बातों पे ध्यान देना थोड़ा कि जब भी क्वेश्चन जो नहीं समझ में आए एग्जाम में 2-3 उसको लीव आउट करने की कोशिश करना, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। मेरे साइड से ये पूरी कोशिश है कि एक भी क्वेश्चन आप ये ना बोलो कि सर हमने ना, वो तो अच्छा हुआ ऑप्शन था, नहीं तो हमारा सर गलत हो सकता था, ठीक है, हमें लीव आउट करना पड़ा। ऐसा कुछ मेरे साइड से ऑप्शन मिलने वाला नहीं है, आपको 50 से 50 आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपको अटेम्प्ट 40 ही करना है। मनी इज अ पाइवट अराउंड होल इकोनॉमिक क्लस्टर्स। बेटा ये जो वाक्य है ना, ये कहने की कोशिश कर रहा है मनी एक ऐसी चीज़ है जिसके आसपास इकोनॉमी रन करती है। बात तो सही है भाई, मनी बेसिकली क्या है, मनी इज बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कुछ नहीं है, ऐसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, बस एक्सचेंज करने का मीडियम है। अब भाई इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एक्सचेंज, एक्सचेंज होता है, चाहे आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में देखो ट्रेड होता है तो भी एक्सचेंज हो रही थी ये चीज़ें, ठीक है। हम भी अभी नॉलेज एक्सचेंज करें, अगेन मनी, इसके आसपास मनी ही इन्वॉल्व हो रही है। तो ये किसने बोला था, ये मार्शल ने कहा था। हमको ऐसा लगता है कि किन्स ने कहा था, लेकिन ये किन्स का नहीं है, मार्शल का है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि मनी इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो किन्स का रोल होता था, तो ये बहुत आसानी से हम लोग किन्स को आंसर कर सकते थे। अब रॉबर्टसन एंड हॉटरे, देखो ये सब इकोनॉमिस्ट का नाम तुम लोगों ने नहीं सुना होगा, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बोली है, ठीक है, जैसे रॉबिन्स है, ठीक है, और एल्फ्रेड मार्शल ने और भी बातें बोली। किन्स ने जैसे बोला था वी आर ऑल डेड इन लॉन्ग रन, ठीक है, ये कोट मैंने याद होगा लेक्चर में बोला अभी, ठीक है। तो बच्चे ये सब चीज़ें जो है ना, ये तो अपन ऑलरेडी लेक्चर में भी डील कर चुके होंगे, इसके अलग से नोट्स भी मिल जाएंगे और एक प्रॉपर लेक्चर होगा जिसमें कोट्स वाले क्वेश्चन सारे तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। इन पे तुमको हेडेक नहीं लेना है, ठीक है। अभी लेकिन ये अवेयर हो गए ना तुम कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं। लेट्स से तुम बुक पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम, तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो अपने स्कूल की, तो आपका नज़र यहाँ पे भी होगा कि यार सीयूईटी में कोट्स पूछा गया था, तो मैं इसको टिक कर दूँ। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज नॉट हम 1 घंटे सीयूईटी के लिए पढ़ेंगे, 2 घंटे, कुछ नहीं बेटा, कंबाइंड करो। SIP सुना है, सिस्टमेटिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, दिस इज नॉट एन SIP। एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाओ कि 11th में जो चैप्टर पढ़े तुमको पता है CUET, 11th वाले पहले से अवेयर हो जाए। 11th वालों को कुछ नहीं अभी आइडिया है, अभी आप लोगों को लग रहा है कि 12th वाले जो सीनियर्स है वही CUET के लिए प्रिपेयर करेंगे, नहीं, आपका भी चैप्टर है यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का, ठीक है बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले वो तो डन है, ठीक है, आप बच्चे सारे के सारे देखेंगे, आप लोग तो चलो अवेयर ही हो, 11th वाले भी अवेयर रहें, ठीक है, पहले से अवेयर होते हुए चले। और आप जब भी पढ़ रहे हो इन बातों का ध्यान रखना कि भाई एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए, इसीलिए मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो वहाँ पे वर्क करेगी तुम्हारे लिए। तुम बस मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देखो। अब अच्छा चलो तुमको कोई चैप्टर नहीं आता है, तुम बोलोगे सर हमको तो समझ नहीं आएगा अभी स्ट्रेटेजी वीडियो से, नहीं, आपको बस देखना है, फिर भी क्वेश्चंस को याद कर लो। उससे क्या होता है, ये याद करने से क्या होता है, जब तुम पढ़ रहे होगे ना तुमको रियलाइज होगा कि अच्छा इस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे, सर ने बोला था। ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स तुमको मिलेंगे जिसमें MCQs कैसे आए हैं वो सारे के सारे डाले जाएंगे, और MCQ की एक सीरीज भी मिलेगी मेरे साइड से, ठीक है, जिसपे तुम पर्टिकुलरली MCQ के लिए बच्चे वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, वो MCQ सीरीज वगैरह ये सब बड़ी आपके बेनिफिशियल रहेगी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रखा है। बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन वैसे ईजी है, आप अगर मेरी PPT वाली वीडियो देखोगे, मैंने मनी की एक वीडियो आपको PPT वाली दे रखी, उसमें तो मैंने सीधे ही ये वाला क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। देखो सबसे पहले कॉमोडिटी मनी आई, फिर मेटल मनी आई, देन पेपर मनी आई। पहले बताया था ना मैंने, जो शंख होता है, कोड़ी भी बोलते हैं उसको, दिवाली में हमने देखा ना कभी कोई रखी होती है, उससे भी एक्सचेंज करते थे। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी कंट्रीज़ में, अफ्रीका वगैरह में मैंने बताया था कॉफ़ी वगैरह से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, कॉफ़ी के थ्रू, ठीक है, कॉफ़ी का जो दाना है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे कि सर कॉमोडिटी फिर कुछ पेरिस हो गई, ख़राब हो गई, तो उसके कारण मेटेलिक मनी आई, ठीक है। मेटेलिक मनी में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली मेटल्स की हो जाते हैं, सेमी प्रीसियस कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जीतल, ये वो, ठीक है। ये तो भाई मुगल और उससे पहले दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडिया में दिखा भी है, ठीक है। उसके बाद पेपर मनी आई, ये तो बात करेक्ट है। ये पहला वाला जो करेक्ट ऑर्डर दिख रहा है मेरे को, तो मैं यहीं पे टिक कर दूंगा, आगे मैं जाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। ये तो मेरे को एकदम ही उल्टा लग रहा है, पहले पेपर मनी आई फिर मेटल मनी आई, ये कौन सी बात है, पेपर मनी तो अब आई, ठीक है। फिर ये भी गलती लग रहा है, ठीक है, क्रेडिट मनी आई देन मेटल, ये एकदम ही उल्टा है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं। अब देखो मनी इज व्हाट मनी डज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड था, ठीक है, लेकिन ये जो आंसर है ये प्रोफेसर वॉकर देते हैं, दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर इसका किन सी आंसर कर देते लोग, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स थी,
इनका आपने नाम सुना नहीं था, ये प्रोफेसर वाकर देते हैं। अब ये सब काम हम लोग करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है, आपको इसके लिए पैनिक नहीं होना है। ऐसे जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखना जरा, मनी चैप्टर से दिख रहा है। कैश रिजर्व रेशियो 4% दिया हुआ है, स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रेशियो 16% दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? बेटा मनी मल्टीप्लाई इज नथिंग बट 1 लीगल रिजर्व रेशियो। बेटा लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है वो तो दोनों ही होता है, CRR प्लस SLR। भाई CRR 4% है, SLR 16% है, तो टोटल हो गया 20%, 1/20%। और मैंने ये बताया हुआ है परसेंट को आप ऊपर लेके जाइए और कैंसिल आउट कीजिए तो 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर 5 है। ये इजी क्वेश्चन था एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कुछ मिक्स देखा है ना क्वेश्चंस का, कुछ डिफिकल्ट भी दिखे और कुछ इजी भी दिखे। भाई गवर्नमेंट बजट से तो देखो अब हम लोग वैसे भी बात करते हैं, बजट हर साल आता है तो इस पे क्वेश्चंस वैसे भी बनने थे, ठीक है। ये गवर्नमेंट बजट का पूरा ही कोर्स आ रखा है, ठीक है, जितना भी था। आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। अच्छा ये थोड़ा सा एक डिमांड वाला टॉपिक आया, लेकिन गवर्नमेंट बजट में इसलिए डाला गया है क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, फिस्कल पॉलिसी की बात करी गई है। बजट में फिस्कल पॉलिसी अनाउंस होती है। बच्चे मेजर ऑफ करेक्टिंग डिमांड को करेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। डिमांड ज़्यादा हो रही है, बेसिकली अगर तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तुम बोलोगे सर इसमें क्या माने, डिमांड ज़्यादा हो रही है कम हो रही है, क्वेश्चन तो वेग बोल रहा है। तुम बस सोच लो एक्सेस डिमांड हो रही है। अब एक्सेस डिमांड को करेक्ट कैसे किया जाए, ठीक है। भाई टैक्स को रिड्यूस करोगे, तो लोगों के पास और पैसा आ जाएगा, तो वो और डिमांड करेंगे, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। पब्लिक, और भाई साहब पब्लिक और खर्चा कर दो, लोगों के पास और पैसा आ जाए और इन्फ्लेशन आ जाए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग? भैया डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस प्रिंटिंग ऑफ नोट, करेंसी नोट्स को प्रिंट करोगे, मनी का फ्लो और मार्केट में बढ़ेगा, तो फिर तो और दिक्कत हो गई, इसे भी हटा देंगे, ठीक है। इंक्रीज इन पब्लिक डेट, ये करेक्ट है। अगर मैं पब्लिक से पैसा ले लूंगा तो उनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो फिर डिमांड तो हम करेक्ट कर पाएंगे, तो इसका आंसर ये था, ठीक है। तो आपने ये देखा कहीं ना कहीं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते थे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फिस्कल मेजर ऑफ करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड? डिमांड डेफिसिट होगी, कमी आ गई डिमांड की। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं क्या कह रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दो, बात तो सही है। अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो पब्लिक के पास पैसा आएगा और वो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। एंड डिक्रीज इन टैक्स, ठीक है, टैक्स को डिक्रीज कर दो, टैक्स को डिक्रीज करोगे तो भी पब्लिक के पास पैसा ज्यादा आएगा। ये दोनों तो करेक्ट हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन पब्लिक डेट, ये भी करेक्ट है। पब्लिक से लोगों से पैसा मत लो, क्योंकि पैसा लेते हैं तो उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। और इनके पास तो वैसे ही पैसा नहीं, क्योंकि डेफिसिट डिमांड है, डिमांड कम कर रहे हैं ये लोग। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है कि ये लोग डिमांड कम कर रहे हैं। तो फिर भाई डिमांड अगर कम कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि पब्लिक डेट और लेंगे, ठीक है, तो फिर तो वो और डिमांड कम करेंगे। तो क्या बोला गया है, पब्लिक डेट को डिक्रीज करो, उनसे उधार मत लो, उनसे पैसे ना छीनो। उससे क्या होगा, उनके पास पैसे होंगे और वो आराम से डिमांड कर पाएंगे। यहाँ तक ठीक है बात। डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये भी करेक्ट है, नोट को प्रिंट करना होगा, ठीक है। देखो ये इन्फ्लेशन के लिए तो बड़े जहरीले हैं, एक्सिस डिमांड के लिए तो बड़े जहरीले। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था इससे पहले जो आ रखा है, और ये भी आ रखा है, बताओ। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। वैसे तुम लोग एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखा करो, अगर ऑल ऑफ दीज है ना, तो इसका मतलब पक्का एमसीक्यू में कुछ बात है कि ये लोग क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज दे रखे हैं। यहाँ पे पक्का ऐसा लग रहा है कि आने वाला है एग्जाम में, तभी ऐसा दे रखा है कुछ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अभी आपने कौन कौन सा चैप्टर सुना है? ऐसा इनकम एम्प्लॉयमेंट, मनी, बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो सारे ही आ गए मतलब एग्जाम में। अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट, गिफ्ट फ्रॉम इंडिया रिकॉर्डेड विच ट्रांजैक्शन। बेटा गिफ्ट जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, ये तो बात सही है। और कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल भी ना करे, इसका तो करंट अकाउंट के अंदर आएगा, वैसे ही पता चल रहा है, शॉर्ट टर्म, ठीक है। क्योंकि व्हाट इज कैपिटल अकाउंट? कैपिटल अकाउंट में बोला था ना, इट डज अफेक्ट, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? इट डज अफेक्ट असेट एंड लाइबिलिटी, असेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है। ओ भाई साहब, मतलब ये असेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। गिफ्ट क्या असेट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा यार? करंट अकाउंट डज नॉट अफेक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी, यहाँ से पता चल गया हम लोगों को, ठीक है। डेफिनेशन और कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो वैसे भी खत्म हो जाता। अब इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन नहीं आया, इंडियन इकोनॉमी से देखते हैं। अब देखो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा था, एनसीईआरटी को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, हालांकि इसमें ऑप्शन हमने वैसे ही प्रिंट कर दिया है, ठीक है। इससे आप 1881 लिख लीजिएगा, ठीक है।
कह रहा था कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो, और ये डेट गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो देखो बेटा, हमको पता है, अब इसमें तो मैंने प्रॉपर लिख दिया तो आपको आंसर पता चल गया। रेलवे सबसे पहले आई, स्यूज कैनाल पहले आया, सेंसस जो हुआ 1881, बेटा ये लॉर्ड मायो नाम के एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनके अंतर्गत ये आया था। हालांकि सेंसस ना 1872 में ही आ गया था, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली नहीं आया था। ऑफिशियली 1881 से स्टार्ट हुआ। सेंसस आप समझते हैं क्या होता है भाई? सेंसस का मतलब पॉपुलेशन की काउंटिंग, ठीक है। और इसमें ना एक बात ध्यान रखना, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, दादा भाई नारोजी है ना, दादा भाई नारोजी, ये लोगों का थोड़ा सा रोल है सेंसस वगैरह में, ठीक है। इन लोगों ने भी इम्फेसाइज किया था। दादा भाई नारोजी हो गए, ठीक है, पीसी महालनोबिस हो गए, वो बड़े, हम लोग पढ़ते भी 5 ईयर प्लान में पीसी महालनोबिस, ठीक है, महालनोबिस प्लान होता है। तो उन्होंने काफ़ी इम्फेसाइज किया था। इन्होंने इंडियन स्टैट्स इंस्टीट्यूट बनाया जैसे पीसी महालनोबिस में। आप मेरे नोट्स में देखोगे भी कि इनके बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में जानबूझ कर दिया गया कि उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूरा पूछने का चांस है, इस बार ही पूछा गया है, ठीक है। चलिए, टिस्को मतलब टाटा जो कंपनी थी ना, जमशेदपुर में लगी थी, 1907 में लगी थी, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे, तो आप अरेंज कर सकते थे ये क्वेश्चन। स्विस कैनल वाला तो आपने खुद देखा होगा, संदीप गर्ग, TR जैन, हर बुक में इसका एक ब्लॉक में डाल के भी दे रखा है, ठीक है, देख लेना इस चीज़ को। आप अगर बुक रीड करते हो तो आपको याद हो जाएगा कि सर हाँ सही कह रहे हैं कि ब्लॉक में लिखा हुआ तो है स्विस कैनल के बारे में, ठीक है। चलो आगे करें अब। तो भाई इसमें तो पता चल रहा है कि 4 सबसे पहले है, ठीक है, फिर 3, 2, फिर 1, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो इसके लिए ही तो मैं हूँ, तुमको बताने के लिए। ऐसे वाले क्वेश्चन तुमको चिंता नहीं करना, जो MCQ क्वेश्चन हो गए ना, इससे इतने गजब के लेवल के बने होंगे ना, इससे और डिफिकल्ट, तुम्हारी आदत हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, तुम चिंता ना करो। वो तरीका मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे एलिमिनेट करना है चीज़ों को, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट करना हम लोग अलग से वीडियो में सीखेंगे। ऐसी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें हम लोग ये भी देखेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें अपन लोग बिना पढ़े, मतलब 50% जानते हैं, 50% हम फिर भी कर लेंगे, ठीक है, सिर्फ एलिमिनेशन से। अच्छा, इसमें पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारे के सारे चैप्टर्स आ गए। तो मैंने क्या बोला, इंडियन इकोनॉमी बोलने के लिए कुछ नहीं है, आ तो सारे ही गया, ठीक है। 2 यूनिट बोल देते हो, बोलते डरा रहे हैं, पता नहीं जैसे कुछ है ही नहीं, और लास्ट में पूरा डाल दिया। बेटा पॉवर्टी इन इंडिया जो एस्टिमेट करता है NSS करता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ था बुक में। ये यार, ये तो मनरेगा योजना और यार ये स्वर्ण जयंती, ठीक है, शहरी रोजगार योजना, इसमें तो कोई लिंक ही नहीं है पॉवर्टी का, ठीक है। तो ये तो ज़बरदस्ती का क्वेश्चन था, बहुत आसान सा। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इन इंडिया, इस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखो, इसका ऑल ऑफ दिस आंसर है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया। भाई एजुकेशनल अचीवमेंट किससे होगा? यूथ से भी होगा, एडल्ट से भी होगा। यूथ की लिटरेसी भी इंपॉर्टेंट है, एडल्ट की। भाई मेरी लिटरेसी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? तुम कैसे पढ़ाई करोगे जरा बताना, मेरे से ही ना पढ़ रहे हो तो फिर यूथ की सिर्फ नहीं होगी ना, एडल्ट की भी होगी। जैसे ये 2 ऑप्शन तुमको पता चल गया तो ऑल ऑफ दीज ही आंसर होगा, और क्या होगा। तुमको अगर नहीं पता है कि प्राइमरी कंप्लीशन रेट क्या होता है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट होता है प्राइमरी जो स्कूल होते हैं उसमें कितने बच्चों ने पढ़ाई करी है, कितने लोगों ने कंप्लीट करी, कितने परसेंटेज ने कंप्लीट की। कोई 2 ऑप्शन तो तुम करेक्ट समझ ही गए थे, उससे ऑल ऑफ दीज आंसर कर दो। मैंने तुमको क्या बोला कि अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में पढ़ा हुआ है ना तो पक्का बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि ये लोग ऑल ऑफ दीज में तुमसे टिक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बस इतना ही था, ठीक है, इस वाले लेक्चर में। बाकी दूसरे लेक्चर में है। देखो मैंने तुमको ना क्वेश्चंस किस तरीके से डील करना है वो समझाया, और कितने आसानी से डील हो रहा है। अब बताओ इन पेपर इसमें, अब तुम बस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को हटाओ, ठीक है। उसके बाद तुमको लगा कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं लगा होगा। अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सपोज आ भी गया और तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, तुम मेरे से नहीं पढ़ते हो, सपोज कहीं से भी नहीं पढ़ते हो, तुम अपने से पढ़ते हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कहीं से पढ़ना, ठीक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्करेज नहीं किया जा रहा है कि आप यहाँ से नहीं पढ़े तो कुछ हो जाएगा। फिर भी बहुत ज़्यादा मार्क्स सही है। आप फ्री लेक्चर देखिए मेरे जो यूट्यूब्स में हैं, आप शॉर्ट्स को देखिए प्लीज़, उस शॉर्ट्स से आपको बड़ी नॉलेज बढ़ेगी। मेरे जो छोटे छोटे शॉर्ट्स हैं ना, उसमें बड़े सारे कंटेंट मैंने वैसे ही डाल दिए, ठीक है। तो भाई साहब तुम ये समझने की कोशिश करो कि इस कंटेंट को देख के अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तुमको तो उसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, उसको छोड़ देना। पेपर जानबूझकर ऐसा बनाया जा रहा है, तुमको पता है वो 10 क्वेश्चन क्यों डाले गए हैं? वो 10 क्वेश्चन डाले गए तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। ये नहीं कि तुमको आता है या नहीं आता है, तुम उसमें उलझ के रह जाओ। तुम सोचो अरे यार ये नहीं आता मेरे को, और उसमें ना नेगेटिव फील करो। नेगेटिव फील करोगे तो जो करेक्ट वाला है उसको भी गलत करोगे। तुमको क्या सोच रहा है, मेरे को तो 40 क्वेश्चन जाना है, पेपर खोलो देखो 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो मेरे को आते हैं। तुमको 40 से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। अगर तुम नहीं भी पढ़ रहे हो कहीं से तो भी बुक से ही नॉर्मल पढ़ रहे हो आप घर पे, तब भी आपको 40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं तो अपना कह ही रहा हूँ कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको दिलवाऊंगा, लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं से पढ़ना ही पड़ेगा।
ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हर स्टूडेंट्स की, कुछ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कुछ की कुछ होती है, ठीक है। हमने भी लाइफ में समझा है इन सब चीज़ों को। तो आप ये नहीं सोचना कभी कि यार हम क्लास नहीं लेंगे तो हम बर्बादी हो जाएंगे क्या। आप कभी भी मेरे से ये सब चीज़ें नहीं सुनेंगे कि कुछ नहीं होगा। आपकी चॉइस है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं, नोट्स ले लो, वो भी सही है मेरे, ठीक है। या नहीं तो आप खुद से भी करिए, तो बुक्स है ना। और कैसे पढ़ना है मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। MCQ सीरीज़ को देखिए आप, उससे भी आराम से पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। आज के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए यूनिमॉन्क।